Friends, hope you are all fine and doing great. Today we will discuss about Subhash Chandra Bose and Azad Hind Fauj in our freedom movement, that is fifth chapter, movement towards independence. Now, it was believed that when Subhash Chandra Bose was born on 23rd of January 1897, because his parents were both in the British department, his father was a lawyer and his mother was a philanthropist. So it was believed, prediction was that he was to be a very loyal servant of Britishers, but it turned out to be opposite क्योंकि सुभाष चंद्र बोस ने जब अपनी पढ़ाई ख़त्म की कोलकाता प्रेसिडेंसी कॉलेज, उसके बाद वो इंग्लैंड चले गए पढ़ने के लिए। उन्होंने बहुत डिफ़िकल्ट जो एग्ज़ाम ICS की एग्ज़ाम होती है वो भी क्लियर कर ली थी। उनके दिमाग में ये जो रिवॉल्यूशन का सीड है वो कहाँ से आया, तो जब वो प्रेसिडेंसी कॉलेज में थे तो उनके जो प्रोफेसर्स थे वो इंडियंस के खिलाफ या फिर इंडियंस के लिए एक अलग ही बर्ताव रखते थे जो उन्हें पसंद नहीं आता था। सिविल डिसओबीडियंस जब हुआ तो वो टॉप पे थे उसमें। स्वराज पार्टी उन्होंने ज्वाइन की 1923 में। वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर लीडर बन चुके थे। 41 की एज में उन्हें प्रेसिडेंट चुन लिया गया कांग्रेस कन्वेंशन के हरिपुरा में। कांग्रेस उन्होंने छोड़ी क्योंकि गांधी जी के साथ उनके जो विचार थे वो मिलते नहीं थे, और उन्होंने एक नई पार्टी स्टार्ट की जिसका नाम उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक रखा। वो अरेस्ट कर लिए गए इंडियन डिफेंस कोड के अंडर और उन्हें इम्प्रिजन में रखा गया। उन्हें इतनी प्रताड़ना दी गई या फिर इतना ज़्यादा मारा गया कि उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई और उन्हें घर में इम्प्रिजन कर दिया गया अंटिल डेथ। सो ही वॉज इम्प्रिजन देयर, बट एनी हाउ वो रूप बदल के डिस्गाइज में, पठान के डिस्गाइज में, वो कलकत्ता से पेशावर, काबुल, ईरान, रशिया होते हुए वो बर्लिन तक पहुँचे। और वहाँ पे जो इंडियंस रहते हैं उनको रेडियो के थ्रू एड्रेस किया उन्होंने वो, और बताया कि हमें इकट्ठा होकर लड़ना पड़ेगा आज़ादी के लिए। वो वहाँ पे हिटलर से भी मिले जर्मनी में और उन्होंने उनसे बात की इंडिया के इंडिपेंडेंस के बारे में। रोम गए, पेरिस गए। उन्होंने अपना एक मिलिट्री यूनिट भी इस्टेब्लिश कर लिया था जिसमें 3000 लोग उन्होंने रिक्रूट भी कर लिए थे। रास बिहारी बोस जो थे एक रिवोल्यूशनरी थे, वो जापान में रहते थे। उन्होंने सारी ऑर्गेनाइजेशन को चेन अप करके जोड़ के रखा हुआ था और उन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग इस्टेब्लिश की। इंडिया को फ्री करने के लिए आज़ाद हिंद फौज को सेटअप किया गया। 100 इंडियन डेलीगेट्स के प्रेजेंस, जैसे कि अलग अलग देशों से इस ऑर्गेनाइजेशन में लोग जुड़े थे, और उसी में मोहन सिंह, एक जो वॉर प्रिजनर था जापान का, वो भी प्रेजेंट था। रास बिहारी बोस ने INA से अपने वॉलंटरली रिटायर कर लिया खुद को और सुभाष चंद्र बोस को उसका प्रेसिडेंट बना दिया। जापान पहुँचे जब सुभाष चंद्र बोस, तो ये रास बिहारी बोस उनसे मिले और उन्होंने बताया कि वो रिटायर हो रहे हैं और उन्हें हेड बना दिया गया। और जापान रेडी था इंडिया को फ्रीडम दिलाने के लिए और जितनी भी हेल्प चाहिए वो करने के लिए। ये भी प्रॉमिस किया गया था कि जापानीज़ आर्मी प्रोवाइड की जाएगी जब भी हमको ज़रूरत पड़ेगी, जब सुभाष चंद्र बोस को ज़रूरत पड़ेगी उसकी। तब 2 जुलाई को सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर गए और वहाँ पे उनको प्रेसिडेंट इलेक्ट कर दिया गया इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का। रास बिहारी बोस ऑलरेडी रिटायर्ड थे तो सुभाष चंद्र बोस को INA का भी हेड चुन लिया गया। वहाँ के जो इंडियंस थे उन्हें एक प्रॉपर नेता मिल गया, इसीलिए उनका नाम तब से नेताजी जाना जाने लगा। उनके बहुत सारे स्लोगन्स हैं जैसे कि चलो दिल्ली या फिर तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। वो आज़ादी में मानते थे और उसके लिए लड़ने में भी मानते थे। उन्होंने एक प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाई थी जिसके प्राइम मिनिस्टर वो खुद बन गए थे और उन्होंने अलग अलग जो कैबिनेट्स थे वो भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिए थे। गवर्नमेंट को इस तरह से ऑर्गेनाइज़ किया गया था कि कोई भी मुश्किल ना हो, और इस गवर्नमेंट को अलग अलग देश जैसे कि जापान, जर्मनी, इटली, नेशनलाइज चाइना, बर्मा, इन सब ने आइडेंटिफाई किया हुआ था। मतलब इन लोगों ने इसे लीगल माना हुआ था। और इस गवर्नमेंट ने हिंदी को अपनी राष्ट्रभाषा और ट्राई कलर को अपना नेशनल फ्लैग अपनाया हुआ था। ये डिसाइड हुआ था कि जापान को असिस्ट करने के बाद जो भी इनकम आएगी वो हम अपने देश को चलाने के लिए यूज़ करेंगे। नेताजी अंडमान निकोबार गए तो उन्होंने वहाँ पे स्वराज और शहीद ये नाम दे दिया अंडमान और निकोबार को। नेताजी की मौत कैसे हुई ये आज तक एक राज है। 1944 में जब नेताजी के लीडरशिप के अंडर मिलिट्री यूनिट्स ने रंगून, क्रोम और कोहिमा, जो कि आज का नागालैंड कैपिटल ऑफ नागालैंड माना जाता है, वो फिर आगे गए इम्फाल की तरफ। बट उसके बाद क्या हुआ, जापान में 2 बॉम्ब गिरा दिए गए, नागासाकी और हिरोशिमा में।
तो जो फाइनेंशियल असिस्टेंस आ रहा था जापान से वो रुक गया और इस वजह से फिर मुश्किलें आने लगी। उसके बाद जो नेताजी हैं वो ताइपाई एयरपोर्ट से स्टार्ट करते हुए टोक्यो की तरफ जा रहे थे और इसी समय उनके प्लेन को आग लग गई और उनकी हालत जो है वो बहुत ज़्यादा सीरियस थी और फिर उनका इलाज के दौरान मौत हो गया। ये गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स के हिसाब से है। फर्दर डिटेल्स वी डू नॉट नो अबाउट हिज डेथ। इंडिपेंडेंस कैसे हुई और पार्टीशन ऑफ इंडिया। इंडिया का जो पार्टीशन है वो कैसे हुआ था, तो 1947 में विद द नेवल म्यूटिनी ऑफ बॉम्बे द ब्रिटिशर्स रियलाइज कि अब इंडिया को रूल करना आसान नहीं होगा। सो ऑन February 20, 1947, अटली द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन ही अनाउंस कि ब्रिटिश गवर्नमेंट सारे पावर्स जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दे देगा और कैबिनेट मिशन के फॉर्मूला के हिसाब से इंडिया को छोड़ देगा बाई जून 1948। ये सिचुएशन जो है वो चेंज हो गई थी। माउंट बेटन को उस टाइम पे वाइस रॉय की तरह अपॉइंट किया गया लॉर्ड वेल की जगह और फिर जब वो अपनी पोस्ट पे आए कम्युनल राइट्स जो है वो यहाँ पे होने लगे और इंडिया की कंडीशन अचानक से बहुत बुरी हो गई। जुलाई 46 में कांग्रेस ने 201 सीट्स जीती 210 में से और मुस्लिम लीग ने 73 आउट ऑफ 78 फॉर द प्रायर फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। तो ये जो लीग है मुस्लिम लीग उसने प्रेशराइज किया गवर्नमेंट को कि पाकिस्तान बनाया जाए और 16 अगस्त 1946 में ये हुआ। उसी के बाद बहुत सारे कम्युनल राइट्स होने लगे 1946 1947 में। मुस्लिम लीग का जो एग्जीक्यूटिव हेल्ड हुआ था जनवरी 31 1947 में, उसने कैबिनेट मीटिंग कांग्रेस की जितनी भी मीटिंग्स हुई थी उन सबको बॉयकॉट करने का डिसाइड किया और नेहरू और सरदार पटेल जिनको ये समझ में आ गया था कि ये एक वेल ऑर्गेनाइज्ड सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो चाहिए होगी हमें, तो ये ज़्यादा पीसफुल होना चाहिए ना कि टूटा हुआ गवर्नमेंट, तो इसीलिए ये डिसाइड किया गया कि पाकिस्तान जो है वो अलग अलग कर दिया जाएगा। माउंट बेटन का प्लान था ये पूरा इंडिया का पार्टीशन का। तो ये फ़ोटो आपको दिखाया गया है यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और साथ ही में जिन्ना बैठे हुए हैं। तो मार्च 24 को वाइसरॉय माउंट बेटन ने ये स्क्रीन प्रेजेंट की और उनके हिसाब से और कोई रास्ता नहीं था इसके अलावा। तो सरदार पटेल को ये बात समझ में आई और उन्होंने बहुत सारे डिस्कशन के बाद बहुत सारे ऑप्शंस को देखने के बाद फाइनली ऑन June 3, 1947 वाइसरॉय माउंट बेटन डिसाइडेड टू प्लान द पार्टीशन ऑफ इंडिया। तो कांग्रेस के लीडर्स मुस्लिम लीग को ऑफकोर्स ये प्लान पसंद आया और फिर बाद में अलग अलग प्रोविंस जो है वो बांट लिए गए। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पास किया गया ब्रिटिश पार्लियामेंट में। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जो है वो पास किया गया अकॉर्डिंग टू द माउंट बेटन प्लान और इंडिया का फर्स्ट गवर्नर जनरल वॉज माउंट बेटन एंड जनाब जिन्ना वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान। और इस एक्ट के हिसाब से इंडिया का इंडिपेंडेंस जो है वो ब्रिटिश रूल इंडिया का डिपेंडेंस ब्रिटिश पे अब ख़त्म हो गया और गांधी जी का कहना था कि ये एक्ट एक लौती ऐसी चीज़ है जो ब्रिटिशर्स ने इंडिया को अच्छी दी है। द लास्ट वॉइस रॉय ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज्ड अ फंक्शन इन न्यू दिल्ली एट द मिडनाइट ऑफ अगस्त 14 और जो झंडा था इंग्लैंड का उसे हटा दिया गया और इंडियन फ्लैग को ट्राई कलर को होइस्ट किया गया। डॉक्यूमेंट सारे हैंड ओवर कर दिए गए और उस दिन पूरे देश में जैसे कि दिवाली हो उस तरह से पूरा देश को सजाया गया और आज़ादी का जश्न मनाया गया। इंडिया इंडिपेंडेंट बना और उसके बाद बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए। 6 प्रॉब्लम्स यहाँ पे आपको दिए हैं। पहली बात तो मिलिट्री फोर्सेस को रीऑर्गेनाइज कैसे किया जाएगा, एसेट्स एंड प्रॉपर्टीज़ को कैसे हल किया जाएगा क्योंकि ऑफकोर्स पार्टीशन हो चुका है। डेब्ट्स एंड क्रेडिट्स का क्या होगा, जो रेफ्यूजीज़ हैं उन्हें कहाँ सेटल किया जाएगा, पब्लिक सर्विसेज और सिविल सर्वेंट्स का क्या किया जाएगा, जो इंटरनेशनल बाउंड्रीज़ हैं उन्हें कैसे डिमार्क किया जाएगा। तो इसीलिए एक 5 मेंबर्स की कमेटी जहाँ पे 2 रिप्रेजेंटेटिव थे इंडिया और पाकिस्तान के, वो लॉर्ड माउंट बेटन के चेयरमैनशिप में फॉर्म की गई और ये जो कमेटी थी वो अपॉइंट इसलिए की गई थी ताकि बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स हैं डिफरेंट उन्हें सॉल्व किया जाए। द ब्रिटिश आर्मी लेफ्ट इंडिया बाई February 28, 1948। सारे ऑफिसर्स एम्प्लॉयज़ ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन उनको ये चूज़ करने का मौका दिया गया कि वो इंडिया या पाकिस्तान किस में से किसको सर्व करना चाहते हैं और उन्हें ये एश्योर किया गया कि वो जिस भी साइड को चुनेंगे उन्हें पूरा तनख्वाह मिलेगा, अलाउंस मिलेगा, घर मिलेगा, प्रॉपर्टी मिलेगा
तो इस तरह से 562 स्मॉल एंड बिग प्रिंसली स्टेट्स, उनको मर्ज करने का काम जो है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था, जो कि डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर भी थे उस टाइम के। ये जो प्लानिंग है, प्लॉटिंग थी जो ब्रिटिशर्स की, वो कामयाब हो गई फाइनली, क्योंकि इंडिया को डिवाइड कर दिया और इस तरह से इंडिया को आज़ादी मिल गई। ये वी कंप्लीट अवर 5th चैप्टर एंड विल कंटिन्यू with the next chapter in the next session. Till then, take care and bye bye all of you.